आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम एमबी स्टडी 2.0 के नाम से जानते हैं। चलिए आज राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं, मातृभूमि को नमन करते हुए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है आपके मीणा आंदोलन। इसके आगे वाली क्लास में हमने साथियों लगभग राजस्थान के जनजातीय आंदोलन जो भील विद्रोह से संबंधित थे या भील आंदोलन से संबंधित थे वो सारे हमने देख लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीणा आंदोलन और इसके साथ मेर आंदोलन भी हम इसमें देखेंगे। तो देखिए साथियों किस तरीके से इस टॉपिक को हमको समझना है, किस तरीके से इस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको मीणा आंदोलन के बारे में समझाना चाहूं तो जैसे अगर मीणा विद्रोह हमको पढ़ना है तो इस मीणा विद्रोह में हमको इसको दो पार्ट में लेके समझना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट है इसका जहाजपुर में जो मीणा विद्रोह हुआ उससे संबंधित, और दूसरा जो मीणा आंदोलन हो रहा है, मीणा जाति के द्वारा एक तरीके से संगठित होकर जो आंदोलन किया जा रहा है वो 1924 से 1952 के बीच में है, उस पोर्शन को भी हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जहाजपुर का मीणा विद्रोह, तो आप इसमें देखोगे जो इसकी समयावधि है यानी जो इसका जो टाइम फ्रेम है वो आप देखोगे 1851 से लेके 1860 तक, यानी 1851 से 1860 तक का जो टाइम था उसमें जहाजपुर मीणा विद्रोह हुआ, जहाजपुर मीणा आंदोलन हुआ। ये हुआ क्यों, क्या रीजन था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसको हमको इसमें याद रखना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो जहाजपुर परगना है वो उदयपुर राज्य में पड़ता था। कहां पर पड़ता था साथियों? उदयपुर राज्य में। और दूसरा आप इसमें देखोगे कि इसका जो मुख्य कारण है उसको मैं अगर समझाने की बात करूं तो आप एक यहाँ पर नाम याद रखिएगा, रघुनाथ मेहता। क्या नाम था साथियों? रघुनाथ मेहता। ये रघुनाथ मेहता करता क्या है, क्या रीजन है? तो देखिए उस समय उदयपुर राज्य में क्या था, उदयपुर राज्य के जो जहाजपुर परगना है उसमें एक नया हाकिम नियुक्त किया गया था और जिसका नाम था रघुनाथ मेहता। ये हाकिम मुख्य रूप से क्या करते थे, कर वसूली का कार्य करते थे। और जब इनको लगाया गया रघुनाथ मेहता को तो इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधारों के नाम पर वहां पर जो मीणा जनजाति के लोग रहते थे उनसे अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया। अब जब अत्यधिक कर वसूलना शुरू किया तो इनको लगने लगा कि भाई हमारा एक तरीके से शोषण किया जा रहा है अंग्रेजी हुकूमत द्वारा, और जो राज्य के जो रियासत है या फिर जो रियासत है राज्य है उसके द्वारा हमारा क्या है, एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। जब इस बात को मीणाओं ने समझा तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध और जो प्रांत है जो राज्य है उसके विरुद्ध एक तरीके से आंदोलन कर दिया। तो आप इसमें देखोगे कि जो प्रशासनिक सुधारों के नाम पर यानी अत्यधिक धन वसूली की गई, किसके द्वारा? रघुनाथ मेहता के द्वारा। अब कालांतर में भविष्य में जब अंग्रेजों को ये बात समझ में भी आती है कि भाई जो हाकिम है उसने मतलब यहाँ पर मीणाओं को आंदोलन के लिए क्या किया, उकसाया है, लेकिन एक तरीके से उसने टैक्स वसूलने का ही काम किया है, तो अंग्रेज उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना करते हैं कि इस हाकिम को हटा के एक नया हाकिम लाते हैं और उसको उल्टा इतना पावर दे देते हैं कि आप टैक्स भी वसूलो और किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त करो। तो आप इसमें देखोगे कि अंग्रेजों ने क्या किया है, मीणा जो विद्रोह है उसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की है। और इसमें आप देखोगे कि जो प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जो अत्यधिक कर वसूली की जा रही थी रघुनाथ मेहता के द्वारा, वही क्या है, मीणा आंदोलन का मुख्य कारण बना। देखो साथियों, मीणाओं ने जो आंदोलन या विद्रोह शुरू किया वो कैसे किया, तो मीणाओं ने सबसे पहले क्या किया, जो अंग्रेजी प्रांत थे यानी जो अंग्रेजी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा, जो अंग्रेजी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था उस पर क्या कर दिया, इन्होंने हमला कर दिया, यहाँ पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस हमले और इस विद्रोह में इन्होंने क्या कर दिया, कई राजस्व अधिकारियों को लूटा, कई जो रसूखदार थे, पैसे वाले लोग थे, उनको लूटा। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अपने शोषण के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ की जो राज्य की जो रियासत, जो राज्य था, यहाँ की जो रियासत थी उसके विरुद्ध क्या कर दिया, इन्होंने एक तरीके से विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह में वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज अधिकारियों को लूट रहे हैं, रसूखदारों को लूट रहे हैं। तो इस प्रकार मीणाओं ने क्या किया है, एक तरीके से विद्रोह का प्रारंभ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे यह डिस्कस करना चाहता हूँ कि उस समय जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था वो कहाँ पड़ता था। तो आप देखिए ये वाला जो लगभग क्षेत्र है वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। अजमेर था वो मुख्य रूप से अंग्रेजों की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी थी। अब अजमेर मेरवाड़ा, और मेरवाड़ा क्या था, इसी अजमेर से लगता हुआ एक जनजातीय क्षेत्र था। हम कह सकते हैं कि जो अजमेर मेरवाड़ा प्रांत था वो अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और यहाँ पर
वो किसी भी प्रकार का विद्रोह सहन नहीं कर सकते थे। ये अजमेर बेरवाड़ा क्षेत्र है, इससे एक तरफ तो जो आपके मेवाड़ था उसकी बॉर्डर लगती थी, ठीक है। एक तरफ आप देखोगे तो जयपुर रियासत, एक तरफ बूंदी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, चारों ओर से कई रियासतों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो अब आप इस सिचुएशन को समझिएगा कि जो अजमेर मेरवाड़ा है वो मुख्य रूप से विद्रोह अगर यहाँ पर हो जाता है तो इसका प्रभाव दूसरे कई जगह पर भी पड़ने वाला है। इस प्रभाव को कम करना चाहते थे अंग्रेज, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये प्रभाव, ये विद्रोह बढ़े। आपको पता हो तो जो मेर विद्रोह है, ठीक है, मेर जनजाति का विद्रोह है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि मेर जनजाति का विद्रोह भी मेरवाड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पर हुआ था, तो मेरों को भी अंग्रेजों ने इसी वजह से, यानी उनकी यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी थी और इसमें किसी भी प्रकार से वो कोई किसी भी दूसरी शक्ति को क्या पनपने देना नहीं चाहते थे, या फिर अपने किसी भी विद्रोही को पनपने देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो मेर जनजाति है उसको भी दबाया था, मीणा जो जनजाति है उन्होंने विद्रोह किया, इसको भी क्या किया जा रहा है, इधर दबाया जा रहा है। अब देखिए साथियों, आगे अंग्रेज इस विद्रोह को कैसे दमनात्मक रूप से इसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्रम में आप देखोगे कि अंग्रेजों ने शिकायत की, किसकी, जो रघुनाथ मेहता है उनकी शिकायत कर रहे हैं अंग्रेज उदयपुर राज्य से, और इनको कह रहे हैं कि भाई आप इनको हटाओ और इनकी जगह पर किसी दूसरे हाकिम को नियुक्त करो, और ऐसे हाकिम को नियुक्त करो जो कि क्या करे, इस विद्रोह का भी दमन एकदम बलपूर्वक तरीके से करे। तो अंग्रेजों की शिकायत पर मीणाओं के दमन के लिए क्या किया जा रहा है, एक नया हाकिम नियुक्त किया जा रहा है जिसका नाम है अजीत सिंह। तो ये एक मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेजों ने कौन से, मतलब अगर कहा जाए उदयपुर राज्य ने कौन से हाकिम को हटाकर नया हाकिम नियुक्त किया जिसने मीणा आंदोलन के दमन में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अजीत सिंह। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीणा आंदोलन की शुरुआत में एक हाकिम का नाम बताइए जिसने अवैध धन वसूली का कार्य किया, जिसकी वजह से मीणा का जो विद्रोह है वो प्रारंभ हुआ या मीणा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा रघुनाथ मेहता। तो इस प्रकार आपने देखा अंग्रेजों ने क्या किया है, रघुनाथ मेहता के स्थान पर किसको भेजने की मतलब सिफारिश की, अजीत सिंह को। अब अजीत सिंह को क्या है, एक नया हाकिम नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इसको मुख्य रूप से काम दिया जाता है कि आप किसी भी तरीके से जो मीणा आंदोलन चल रहा है उसको क्या करोगे, पूरी तरीके से दमन करोगे। अब ये जो अजीत सिंह है वो क्या करते हैं, उदयपुर से अपनी सेना लेके, पूरी तैयारी से क्या करते हैं, अपनी सेना लेके जो जहाजपुर परगना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे इनकी सेना के साथ कई जगहों के जागीरदार भी जुड़ जाते हैं, शाहपुरा, बनेड़ा, बिजौलिया, बैसरोड, जहाजपुर, मांडलगढ़, ये सारे जागीरदार और इनके लोग भी क्या करते हैं, जो अजीत सिंह है उनकी सेना के साथ जुड़ जाते हैं। और इतनी बड़ी एक सेना लेके ये क्या करते हैं, उदयपुर से रवाना होते हैं जो मीणा आंदोलन है उसको दमन करने के लिए। लेकिन आप इसमें देखोगे अंग्रेज इसमें क्या चालाकी कर रहे हैं, अंग्रेज किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाना चाहते थे, भले ही बलपूर्वक को, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इसको दमन करना चाहते थे। आप इसमें देखोगे अंग्रेज जयपुर, टोंक, बूंदी, जो भी अलग राज्य है यहाँ पर आप देखोगे कि मीणाओं की बहुलता थी। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भी किसी भी तरीके से मीणाओं को क्या हो, कोई सहायता मिले। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जयपुर, टोंक, बूंदी है इनकी सीमाओं को पूरी तरीके से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर क्या सैन्य टुकड़ियां, पुलिस अधिकारी, पुलिस, ठीक है, जो अंग्रेजों के सैनिक थे उनको सबको लगा दिया, और ये सीमाएं चारों ओर से इन्होंने क्या कर दी, बंद कर दी, ताकि किसी भी तरीके से मीणाओं को कोई भी सपोर्ट न मिल सके, कोई भी सहायता न मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उदयपुर सेनाएं जहाजपुर परगने की तरफ पहुंच जाती है, और इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि जो भी मीणा आंदोलन के जो मुखिया है उनके जो गांव है उनको टारगेट करना, उनको क्या है एक तरीके से पूरी तरीके से उनका दमन करना, उनको नष्ट करना। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि मीणा विद्रोह के जो मुखिया थे उन मुखियाओं के दो गांव है, एक तो छोटी लुहारी, एक है बड़ी लुहारी। इन दोनों ही गांवों पर क्या कर देते हैं, ये जो सेना है उदयपुर की आक्रमण कर देती है, और आक्रमण के बाद बहुत यहाँ पर इन दोनों गांवों में लूटपाट, हत्या, ठीक है, जितना कुछ ये कर सकते थे वो सारा करते हैं, अगजनी, ठीक है, एक तरीके से पूरा दमनात्मक रूप से क्या करते हैं, इन पूरे दोनों गांवों को नष्ट करते हैं। अब मीणा क्या कर रहे हैं, इन सेनाओं के आक्रमण के बाद और छोटी लुहारी, बड़ी लुहारी, उन दोनों गांवों को नष्ट करने के बाद
जो मीणा है वो सपरिवार, अब इस गांव से क्या है, मीणाओं के कई परिवार अपने मतलब कहते हैं स्त्री पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ, ये सारे के सारे लोग कहाँ चले जाते हैं, मनोहरगढ़ की और जो देवखेड़ा की जो पहाड़ियां थी उन पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं। अब देखो मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की जो पहाड़ियां थी, अब इनके बीच में कहीं मतलब क्या है, लंबा जो इलाका वो जंगल का इलाका था। सेनाएं उदयपुर के इनके पीछे पीछे चलती है, लेकिन यहाँ पर खूब सारे पेड़, झाड़ियां, कंटीले वृक्ष होने के कारण इन मीणाओं तक वो नहीं पहुंच पाती है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो जयपुर, बूंदी और टोंक उसकी जो सीमा ब्लॉक की गई थी, फिर भी क्या करते हैं 5000 मीणा उन सीमाओं से कैसे भी करके बचते बचाते क्या करते हैं 5000 मीणा दूसरे जो मीणा मनोहरगढ़ के और देवखेड़ा की पहाड़ियों में फंसे हुए थे उनकी रक्षार्थ के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब देखिए मीणाओं ने एक तरीके से रक्षार्थ स्थिति प्राप्त कर ली है, वो पहाड़ों में सुरक्षित है, मजबूत स्थिति वापस वो प्राप्त करते हैं। 5000 मीणा है वो उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। उदयपुर सेना भरपूर कोशिश करती है किसी भी प्रकार से मीणाओं तक पहुंचने की और उनका दमन करने की, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थितियां होने के कारण आप देखोगे कि जंगल है, पहाड़ है और ऐसी इस परिस्थितियां है कि भाई वो मीणाओं तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा 5000 मीणा उनकी सहायता के लिए भी आ गए हैं, ठीक है। तो इस पूरे क्रम में आप देखोगे कि उदयपुर सेना पूरी भरसक रूप से प्रयत्न करती है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। अब सफलता नहीं मिलने का कारण मीणा मजबूत भी हो चुके हैं वापस, और दूसरा आप देखोगे तो जंगलों की तरफ वो जाने के कारण सेना क्या है उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और जंगलों में उन्होंने क्या है अपनी सुरक्षात्मक मजबूत स्थिति प्राप्त कर ली है। अब आप इसमें देखोगे तो आपको एक डाटा में ये बताना चाहूँ कि सेना ने खूब कोशिश की लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाई, और उनके सैनिक भी 57 लगभग मारे गए। 57 लगभग राज्य के सैनिक भी मारे गए, ये भी एक बड़ी बात थी। यानी राज्य के सैनिक 57 सैनिकों की इसमें क्या है मृत्यु हो रही है। और आप देखोगे तो पूर्ण रूप से ये आंदोलन जिस तरीके से दमन करने के लिए आए थे उतना ये नहीं कर पाए हैं, उल्टा उनको भी नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा ये आंदोलन सफल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या है एक तरीके से इसका थोड़ा सा दमन किया जा चुका है। देखना साथियों, आपको इसमें यह पता चल चुका कि मीणाओं ने अपनी क्या है रक्षार्थ स्थिति प्राप्त कर ली है। 5000 मीणा उनकी सुरक्षार्थ या फिर उनकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए हैं। अब जंगल है, जंगल में राज्य की सेनाएं आगे नहीं जा पा रही है, तो जिस तरीके से वो दमन करना चाहते थे मीणाओं का उस तरीके से दमन नहीं हो पाता है, और यहाँ पर सैनिक जो कार्रवाई होती है वो पूर्ण रूप से विफल हो जाती है। और आप देखोगे इस सैनिक कार्रवाई में राज्य के 57 सिपाही भी मारे जाते हैं। कितने? राज्य के 57 सिपाही मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि राज्य के 57 सिपाही मारे जा रहे हैं, फिर भी इस आंदोलन का वो दमन नहीं कर पाए हैं। अब इसी क्रम में आप आगे देखोगे तो दिसंबर 1854 की बात है। कब की बात है? दिसंबर 1854 की, 1854 की। तो दिसंबर 1854 में क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो राजपूताना के थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल, मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो, और हड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो, ये सारे क्या करते हैं संयुक्त रूप से अपनी सेनाएं लेके क्या करते हैं जहाजपुर परगने की तरफ पहुंचते हैं, और जहाजपुर परगने को ये क्या कर देते हैं घेर देते हैं और वहां पर अपना डेरा डाल देते हैं। अब आप देखोगे लगभग 1 महीने तक, कितना? लगभग 1 महीने तक ये अपना डेरा इस जहाजपुर के पास और जहाजपुर में और इटोदा जो गांव है इनमें क्या करते हैं वो अपना डेरा जमाए रखते हैं। अब इस 1 महीने की जो टाइमिंग था या 1 महीने की जो समयावधि थी, इस समयावधि में जो मीणा जंगलों की ओर छुपे हुए थे या जो मीणा जंगलों की ओर इस सेनाओं से लड़ने के लिए रक्षार्थ स्थिति में थे, अब क्या होता है उनके पास भी एक तरीके से आत्मसमर्पण करने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो खाद्य सामग्री थी वो खत्म हो चुकी है। तो इस क्रम में मीणा क्या करते हैं, जनवरी 1855, ये साथियों यहां ध्यान देना, ये कब की बात है? 1855। तो इस क्रम में आप देखना जनवरी 1855 में, कब की बात है? जनवरी 1855 में ये मीणा क्या कर देते हैं यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। देखिए साथियों, आपको पता चला कि जनवरी 1855 में मीणाओं ने क्या कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़, यहाँ पर जो एक सीमाएं लग रही है, ठीक है, जयपुर की, अजमेर की, बूंदी की, मेवाड़ की जो सीमाएं लग रही है, उस सीमाओं के बीच में क्या करते हैं एक सैनिक छावनी का
यहाँ पर गठन कर देते हैं, एक सैनिक छावनी बना देते हैं और उस सैनिक छावनी का नाम है देवली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देवली जो सैनिक छावनी है वो कौन से आंदोलन के समय में बनी? तो आप कहोगे मीणा आंदोलन के समय में कौन सी बन रही है आपके देवली छावनी। अगर आप देखोगे तो देखो 1800, अब देखो इसके बाद आपको नेक्स्ट इसी क्रम में आप देखोगे कि 1855 में मीणा आत्मसमर्पण कर देते हैं और मीणाओं को वापस एक तरीके से कंट्रोल में रखने के लिए, उनको नियंत्रित रखने के लिए ये क्या करते हैं अंग्रेज, एक देवली छावनी का निर्माण करते हैं। और देवली छावनी कहाँ पर है? आपके अजमेर, मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है, मेवाड़ का जो क्षेत्र है, जयपुर है, ठीक है, इधर आप टोंक, बूंदी, इन सब की सीमाओं से लगते हुए क्या है, एक सैनिक छावनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है, देवली छावनी। अब उसके बाद क्या है, ये आंदोलन थोड़ा सा दब भी गया है, मीणा विद्रोह एक तरीके से दब गया है। तो 1855 से लेके 1859 तक तो लगभग क्या है, थोड़ी सी वहां पर स्थिति पूर्ण रूप से शांत है। आप देखोगे देवली में सैनिक छावनी स्थापित हो चुकी है और साथ में कि आसपास के जो इलाके हैं उसमें कई सारे पुलिस थाने भी बना देती है। अब उसके बाद आप देखोगे 1860 की बात है, कब की बात है, 1859 तक तो लगभग वहां पर निष्क्रिय मतलब रहे मीणा, लेकिन 1860 में क्या हुआ, मीणाओं ने वापस क्या छेड़ दिया, विद्रोह, उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया। अब आप इसमें देखोगे कि इस विद्रोह को दबाने के लिए 29 जनवरी 1860, कब की बात है, 29 जनवरी 1860, और इसमें चंदन सिंह के नेतृत्व में गाडोला और लुहारी गांवों पर आक्रमण किया। यानी अगर आप ये देखोगे कि वापस 1860 में जहाजपुर जो विद्रोह है या फिर जहाजपुर की जो मीणा है वो विद्रोह कर देते हैं, तो उनको दबाने के लिए अगली बार किसको भेजा जाता है, अगली बार भेजा जाता है चंदन सिंह को। तो अगर कहा जाए कि मीणा विद्रोह को दबाने के लिए 1854 के आसपास किसको भेजा गया था, तो अजीत सिंह। 1860 के आसपास किसको भेजा गया, चंदन सिंह। अब चंदन सिंह के नेतृत्व में कौन से गांवों पर आक्रमण किया जा रहा है, तो गाडोला और लुहारी गांवों पर आक्रमण किया जा रहा है। अब यहाँ पर आक्रमण के बाद क्या करती है सेनाएं, खूब यहाँ पर लूट करती है, अगजनी करती है और भारी संख्या में यहाँ पर क्या है, मीणाओं को बंदी बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया जाता है और फिर मीणाओं को क्या किया जाता है, यहाँ पर पुलिस थाने में नियमित उपस्थिति देना उन पर थोप दिया जाता है कि भाई आप नियमित रूप से पुलिस में क्या है, पुलिस थाने में आके आप क्या करोगे, उतनी उपस्थिति दर्ज करवाओगे। इसी तरह आप देखोगे तो मीणा विद्रोह है वो लगभग क्या हो जाता है, समाप्त सा हो जाता है। लेकिन वापस आपने देखा कि मीणाओं आंदोलन से संबंधित 1924 में हम वापस थोड़ा सा देखेंगे कि मीणाओं के विद्रोह वापस हो रहे हैं, मीणा आंदोलन वापस हो रहा है, ठीक है, मीणा एक हो रहे हैं और मीणा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो राज्य है या जो रियासत है या फिर जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके खिलाफ क्या है, एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, अपने आप को जागरूक करते हुए इनके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पर आगे आप देखो कि भाई मैं यहाँ पर 1857 से 1860 तक की एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि इस समय 1857 से 60 के समय में जो देवली छावनी थी उसका एक दूसरा भी नाम था, उसको क्या कहते हैं, 42वीं देवली रेजिमेंट। क्या कहते थे, 42वीं देवली रेजिमेंट, और इसी को मीणा बटालियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मीणा बटालियन। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मीणा बटालियन कौन सी रेजिमेंट को कहा जाता, तो 42वीं देवली रेजिमेंट को ही क्या कहा जाता था, मीणा बटालियन कहा जाता था। और इसका मुख्य रूप से काम भी यही था कि मीणाओं को उस क्षेत्र में क्या करना, नियंत्रित करना है। आगे आप देखोगे 1921 की बात है, अब वापस अपन चल रहे हैं मीणा विद्रोह के दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो उससे पहले 1921 की एक मतलब इंपॉर्टेंट आपको घटना बताना चाहता हूं और वो ये है कि 1921 में अंग्रेज क्या करते हैं, 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा जो रेजिमेंट है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उसकी जगह पर किसकी स्थापना कर देते हैं, मीणा कॉपर्स की। यानी 1921 में दो रेजिमेंट, कौन सी, 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और उनकी जगह पर कौन सी एक मतलब बटालियन बनाई जाती है, वो है आपके मीणा कॉपर्स नामक एक क्या है, सैनिक बटालियन बनाई जाती है। साथियों मीणा आंदोलन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट का मतलब हम मीणा आंदोलन को अब देखेंगे जो 1924 से प्रारंभ होता है और 1924 में आधुनिक रूप से किस तरीके से ये मीणा एक तरीके से आंदोलन करते हैं, किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत और राज्य के विरुद्ध एक होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1924 में भारत सरकार क्या करती है, एक एक्ट लाती है जिसको कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ठीक है। तो क्रिमिनल जो ट्राइब एक्ट होता है, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है और इसी तरीके से एक अनोखा कानून या फिर इसी तरीके से एक बहुत ही, अगर मीणाओं की दृष्टि से देखा जाए तो उसको बहुत बुरा कानून कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे तो जयपुर राज्य भी करता है, क्या करता है उस समय, जयराम पेशा कानून
बनाता है। अब ये जयराम पेशा कानून क्या था उसको आप समझना। तो इस जयराम पेशा कानून में क्या कहा गया था कि भी 25 साल से कम उम्र के जितने भी मीणा स्त्री पुरुष हो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रतिदिन पुलिस में हाजिरी देनी पड़ेगी, यानी पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। अब भले वो महिला हो बच्चा हो, ठीक है, अगर इसको हम देखें तो इसके हिसाब से तो 25 साल से कम में भले 2 साल का बच्चा है या भले 5 साल का बच्चा है, ठीक है, तो इसका मतलब छोटे बच्चे हो महिला हो, ठीक है, बड़े मतलब अगर अपन कहे कि भाई कोई भी पुरुष हो वगैरह हो तो उनके साथ भले महिला बच्चे कोई भी है उन सबको क्या करना है, पुलिस थाने में आके हाजिरी देनी है। तो ये एक बहुत ही क्रूर कानून बनाया गया था और इस क्रूर कानून के विरुद्ध धीरे धीरे मीणाओं में जागृति उत्पन्न हुई, मीणा एक होते गए और कई संगठन उन्होंने बनाए, संगठनों से जुड़े और फिर धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, एक तरीके से दबाव महसूस किया इनके संगठनों से और धीरे क्या हुआ, इन्होंने सरकार पे दबाव बनाना शुरू किया और ये जयराम पेशा जो कानून था वो भविष्य में क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने कहा कि जो जयराम पेशा कानून था उसके बाद क्या है, मीणाओं में एक तरीके से जागृति उत्पन्न हुई। क्या हुई, मीणाओं में एक तरीके से क्या हो रही है, जागृति उत्पन्न हो रही है। और मीणाओं में जागृति उत्पन्न के होने के बाद ये मीणा एक समिति का गठन कर रहे हैं, यानी ये जयराम पेशा कानून हो या फिर अंग्रेजी जो हुकूमत है या जो रियासत है उनके द्वारा एक तरीके से इनके खिलाफ जो दमनात्मक कार्रवाई है उसको देख लो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, मीणा सारे जागृत होते हैं अपने अधिकारों के प्रति और ये क्या करते हैं, एक मीणा जाति सुधार समिति का गठन करते हैं। इस मीणा जाति सुधार समिति में थे कौन, या फिर मीणा जाति सुधार समिति का जो गठन किया गया उसमें कौन कौन इंपोर्टेंट व्यक्ति थे, तो उनका नाम याद रखना, छोटू राम जारवाल, महादेव राम पाबड़ी और जवाहर राम मीणा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यानी आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है, प्रश्न एग्जाम में ऐसे आ सकता है, मीणा जाति सुधार समिति में निम्न में से कौन सा व्यक्ति नहीं था, तो आपको 3 नाम तो ये दे दिए जाए और एक चौथा नाम कोई भी इसमें दे दिया जा सकता है। तो कौन सा व्यक्ति नहीं था, तो आपको ये तीनों नाम याद है, छोटू राम जारवाल, महादेव राम पाबड़ी और जवाहर राम मीणा, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही मोस्ट डाटा है आपके लिए। इसके बाद देखना 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया जाता है और वो कहाँ किया जाता है, जयपुर में। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भी मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कहाँ किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, जयपुर में किया गया था। देखिए साथियों, नेक्स्ट बात है 7 अप्रैल 1944 की, यानी 7 अप्रैल 1944 को क्या हो रहा है, तो जो एक नीम का थाना नामक क्षेत्र है, क्या है, नीम का थाना नामक क्षेत्र, और ये क्षेत्र आपके कहाँ पड़ रहा है, सीकर में। कहाँ पर है, सीकर में। यहाँ पर क्या होता है, मीणाओं के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है और मीणाओं का जो ये सम्मेलन होता है, इस मीणाओं के सम्मेलन में जैन मुनि मगन सागर भी आते हैं। कौन आते हैं, जैन मुनि मगन सागर भी आते हैं, यानी जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में मीणा क्या कर रहे हैं, नीम का थाना नामक एक क्षेत्र है वहां पर क्या कर रहे हैं, एक सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक समिति का भी गठन करते हैं जिसका नाम है मीणा सुधार समिति। और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या था कि ये जो मीणाओं में जिस तरीके से कोई कुरीतियां हैं तो उनको दूर करना, या फिर मीणाओं के विरुद्ध सरकार ने क्या क्या ये कानून बना रखे हैं, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उन सब के विरुद्ध इनको क्या है, एक तरीके से एकजुट कर रही है या फिर लामबंद कर रही है। और ये समिति कौन सी है, मीणा सुधार समिति। और इस मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है बंशीधर शर्मा को। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सम्मेलन तो है मीणाओं का, लेकिन उसमें कौन आ रहे हैं, जैन मुनि मगन सागर, इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है। यही क्या है, एक तरीके से मीणाओं में जागृति का कार्य करते, इनके साथ जुड़े हुए थे बंशीधर शर्मा। तो यहाँ पर एक समिति का जो गठन किया गया, मीणा सुधार समिति, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, बंशीधर शर्मा को। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो इस सम्मेलन के बाद जैन मुनि मगन सागर ने क्या किया है, इसी सम्मेलन के बाद आप देखोगे तो जैन मुनि जो मगन सागर है वो क्या करते हैं, मीन पुराण की रचना करते हैं। और ये मीन पुराण जो है मीणाओं की उत्पत्ति से संबंधित एक तरीके से ग्रंथ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मीणाओं के लिए। तो प्रश्न बनता है कि भाई कौन से मुनि ने या फिर किसने मीन पुराण की रचना की, तो मीन पुराण की रचना किसने की है, मगन सागर ने। ये किस जाति से संबंधित है मीन पुराण, मीन पुराण मीणा जाति से संबंधित है। अब आप अगर नेक्स्ट आगे देखोगे तो मैंने कहा कि भाई ये जो मीणा सुधार समिति थी इसका मुख्य रूप से काम क्या था, जो जैसे ये जयराम पेशा कानून बना हुआ है, ठीक है, इसको हटाना या फिर मीणाओं में जागृति लाना। तो इनका संकल्प था कि भाई ये जो जयराम पेशा कानून है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही इलीगल या फिर अमानवीय कानून है, इसका विरोध करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसके विरोध के लिए 31 दिसंबर 1945, कब की बात है, 31 दिसंबर 1945 की
और 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन हो रहा था। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, मीणा सुधार समिति के लोग जाते हैं और यहाँ पर ये जयराम पेशा कानून का विरोध जताते हैं। यानी यहाँ पर जो ये अधिवेशन उदयपुर में हो रहा है, इसमें जयराम पेशा कानून के बारे में ये बताते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो देसी राज्य लोक परिषद है, उस देसी राज्य लोक परिषद में प्रजामंडलों के, ठीक है, और राजस्थान के कई जो नेता है, उन नेताओं का एक तरीके से ये क्या था, मतलब सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में जब मीणा सुधार समिति के लोग अपनी बात रखते हैं और जयराम पेशा कानून का विरोध करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से ये बहुत ही मजबूती से सरकार के सामने और रियासतों के सामने इस जयराम पेशा कानून का विरोध किया जा रहा है। और फिर यह जयराम पेशा कानून सब जगह हाईलाइट हो जाता है, सब जगह इसके बारे में चर्चा होती है। और देखोगे कि इस सम्मेलन में जब जयराम पेशा कानून का विरोध किया गया, तो उसी के प्रभाव से क्या हुआ, 3 जुलाई 1946 को जयराम पेशा कानून को समाप्त करना पड़ा सरकार के द्वारा। क्या किया इन्होंने, जयराम पेशा कानून को क्या किया, कर दिया है, सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब सरकार ने जयराम पेशा कानून समाप्त कर दिया, कब किया, 1946 में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो मीणाओं पर कुछ और भी जैसे प्रतिबंध वगैरह थे। तो 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम जो पालीवाल है, इन्होंने संयुक्त रूप से कई सारे ऐसे कार्य किए जिनसे क्या हुआ, मीणाओं पर जो भी प्रतिबंध, यहाँ पर ये साथियों प्रतिबंध पढ़ना है इसको, जो भी प्रतिबंध लगाए हुए थे लगभग उन सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। अगर आपने देखा कि लास्ट 1952 में हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल और, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान में मीणाओं पर से सारे के सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। अब क्या है, 1952 के आसपास तो देश भी आजाद हो चुका है, 47 के बाद तो देश आजाद हो चुका है। तो धीरे धीरे जितने भी मीणाओं के विरुद्ध, जनजातियों के विरुद्ध जो जो कानून बनाए हुए थे, या फिर जो जो ऐसे कानून बनाए गए थे जो कि इन जातियों से, मतलब इन जातियों के लिए बहुत ही बुरे थे, तो उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखो, हमने अभी पढ़ा मीणा विद्रोह पढ़ लिया है। अब इसके साथ एक और अंतिम छोटा सा विद्रोह पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मेर आंदोलन या मेर विद्रोह। अब ये मेर आंदोलन या मेर विद्रोह क्या है, बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना। वैसे तो अगर बात करें तो आंदोलनों में सबसे पहले मेर विद्रोह की ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये मेर विद्रोह जो है होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, कहां पर होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन है, उसको आपको एक बार समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेर विद्रोह की, तो मेर विद्रोह होता क्या, उस क्षेत्र को आप देखना। तो इस मेर जो है लगभग आपके मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर का जो क्षेत्र था, उनसे जो सटा हुआ मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर की जो बाउंड्री लगने वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को लगभग क्या, मतलब जो इन सभी रियासतों का क्षेत्र जो था, उन क्षेत्र का जो मिला जुला भाग था, उसको क्या कहते थे, मेरवाड़ा क्षेत्र कहते थे। और इस मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर नामक एक जनजाति निवास करती थी। कौन सी, मेर जनजाति निवास करती थी। तो जो मेरों की जो आबादी थी वो मुख्य रूप से कहाँ थी, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर का जो क्षेत्र था उसको मुख्य रूप से क्या कहते थे, मिला जुला जो क्षेत्र था इन तीनों का, उसको कहते थे मेरवाड़ा क्षेत्र। और यहाँ पर एक जनजाति निवास करती थी जिसको कहते थे मेर जनजाति। आप अगर वर्तमान में आप देखोगे साथियों, तो जो रावत जनजाति के लोग हैं, ठीक है, जो रावत जनजाति के लोग हैं, उन्हीं को मेर जनजाति के लोग माना जाता है, ठीक है। तो इसके आप साथियों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भाई मेर विद्रोह होने का मुख्य रूप से कारण क्या था। तो मेर विद्रोह होने का मुख्य रूप से कारण था कि अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि जो अजमेर के पास का जो मेरवाड़ा क्षेत्र था उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। और जब अब मेरवाड़ा को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे तो इस मेर जनजाति को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी था। यहाँ पर आप देखोगे साथियों, अंग्रेज क्या है, मेर जनजाति को एक तरीके से क्या है, कंट्रोल में करना चाहती थी। और यही क्या था, मुख्य या प्रमुख कारण था मेर विद्रोह का। अब इसके लिए देखना, आप ध्यान देना, 1818 की बात है, अजमेर के सुप्रीडेंट थे जिनका नाम है एफ विल्डर। क्या नाम है, एफ विल्डर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, मैंने आपको पीछे वाले जो मीणा आंदोलन है उसमें भी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र बताया, यहाँ पर भी आप देखो, ठीक है। ये वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, ये आपके अजमेर पड़ रहा है, और ये जरा आप थोड़ा सा इसका हिस्सा देखोगे, ये मेरवाड़ा जनजाति का क्षेत्र पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कह रहे हैं अजमेर मेरवाड़ा। अब यहाँ पर जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है, इस अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में मैंने बताया मेर जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यहीं पर 1818 में अजमेर में सुप्रीडेंट कौन है, एफ विल्डर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेर जनजाति के जो मुख्य गांव थे उनमें से एक गांव का नाम है झांक, और दूसरे कई मुख्य गांव थे, लेकिन झांक गांव है वो मुख्य था। झांक और जो मुख्य दूसरे गांव थे, उन गांवों के जो मेयर होते हैं उनसे एक समझौता करते हैं,
ठीक है। और समझौता क्या करते हैं, उनसे समझौता करते हैं कि आप लूटपाट नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, लूटपाट नहीं करोगे, ठीक है। तो लूटपाट नहीं करने के बारे में इन्होंने समझौता किया और अंग्रेजों ने कहा हम आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मानस इनका क्या था कि भाई समझौता तो करना है लेकिन धीरे धीरे इनको क्या करना है, अपने नियंत्रण में लेना है। 1819 की बात है, ये एफ विल्डर थे, वो क्या कर देते, समझौते को तोड़ देते। कोई छोटी सी बात होती है और उस छोटी सी बात जो कि समझौता तोड़ने लायक भी नहीं थी, उस छोटी बात को लेकर ये विल्डर क्या करते हैं, समझौता तोड़ देते हैं। और समझौता तोड़ने के बाद ये क्या कर देते हैं, मेरवाड़ा पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कर्नल टॉड ने भी मेवाड़ में यही काम किया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कर दिया, जो मेर जनजाति के लोग थे मेरवाड़ा क्षेत्र में, उन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो एक तरफ एफ विल्डर, एक तरफ कर्नल टॉड, ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेर जनजाति को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में जब आप आगे देखोगे तो जब मेरों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो आप देखोगे 1820 में मेर भी क्या कर देते, एक तरीके से खुलकर विद्रोह में शुरू कर देते, खुलकर विद्रोह में आ जाते हैं। और ये 1820 में ये विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। और विद्रोह प्रारंभ कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी मेरवाड़ा क्षेत्र आसपास में जितने भी पुलिस थाने थे, उन पुलिस थानों पर ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अब देखना साथियों, ये पुलिस थानों पर आक्रमण क्यों करते हैं, क्योंकि मेरों को पता चल गया था कि ये हमको कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हमको क्या करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मेरों के दमन के लिए, मेरों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जगह जगह पर पुलिस चौकियां बना दी थी। अब ये पुलिस चौकियां इसीलिए बनाई गई थी ताकि मेरों को क्या है, लूटपाट से, मेरों को इनके रूप से रहने से रोक दिया जाए, इनको खुला न छोड़ा जाए, इनको किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में लाया जाए, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरों का दमन करने के लिए क्या किया जा रहा है, पुलिस चौकियां बनाई जा रही है। और जब मेर विद्रोह होता है तो इन्हीं पुलिस चौकियों को सबसे पहले क्या किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। आप आगे देखोगे नवंबर 1820 की बात है, कब की बात है, नवंबर 1820 में। और नवंबर 1820 में एक ऐसी घटना होती है जो कि मेर विद्रोह में सबसे भयानक घटना होती है। आप इसमें देखोगे कि जो झाक पुलिस चौकी थी, यानी झाक जो मुख्य गांव था मेरों का, और वहां पर एक पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी में कई सिपाहियों को इस पुलिस चौकी के साथ ही जिंदा जला दिया जाता है, कई सिपाहियों को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर मार दिया जाता है। हाँ, तो अगर आपको पूछा जाए जो झाक पुलिस चौकी जलाने का मुख्य रूप से संबंध कौन से विद्रोह से है, तो वो कौन से विद्रोह से, मेर विद्रोह से या मेर आंदोलन से है। इसके आगे अगर आप देखोगे तो 1821 की बात है, कब की बात है, 1821 की। अब देखो मेवाड़, मारवाड़ और अंग्रेज, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अपनी एक संयुक्त सेना बनाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त सेना बनाई जाती है मेवाड़ के द्वारा, ठीक है, मारवाड़ के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, इन सब की एक मिला के संयुक्त सेना बनाई जाती है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, मेर विद्रोह के लिए भेजा जाता है। और मेर विद्रोह ये करने में कामयाब भी हो जाते हैं। और इसमें आप देखोगे तो कई मेरों को मौत के घाट उतारा जाता है। और इसमें आप बहुत मतलब भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है और एक तरीके से पूरा मेर विद्रोह क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। बहुत ही बलपूर्वक तरीके से इस विद्रोह को दबाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस विद्रोह के दमन के बाद 1822 में, अब देखो विद्रोह के दमन के बाद 1822 में वापस, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, वापस किसी भी तरीके से ये मेर जनजाति है वो विद्रोह न कर दे, या फिर मेर जनजाति वापस उठ खड़ी ना हो, इसलिए क्या करते हैं अंग्रेज, मेरवाड़ा में एक बटालियन स्थापित कर देते हैं, ठीक है। इस बटालियन का मुख्य काम ही ये होता है कि किसी भी तरीके से मेर विद्रोह का दमन करना, ठीक है। तो मेरवाड़ा में एक बटालियन का गठन किया जाता है और इस बटालियन को, मतलब इस बटालियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ रखा जाता है, ब्यावर में रखा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों के द्वारा मेर जनजाति के दबाव के लिए एक बटालियन बनाई गई, उसका नाम क्या है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है साथियों कि अंग्रेजों ने जो मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने इसका जो मुख्यालय स्थापित किया था वो कहाँ किया था, ब्यावर में। कहाँ पर किया था, ब्यावर में। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट आपने आज टॉपिक कंप्लीट किया है और इसके आगे वाले वीडियो भी आप कंप्लीट देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जो भी राजस्थान में जनजातीय विद्रोह हुए वो सारे के सारे उसमें कवर किए हैं। और मेरे द्वारा जितना भी आपको डाटा बताया गया है वो लगभग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस पूरे के पूरे डाटा को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो MB स्टडी 2.0 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी चलता है, उसको आप ज्वाइन करिएगा। और उसमें हम निरंतर हमारे जो क्लासेज होती है उसकी PDF सेंड करते रहते हैं, उससे आप कंटिन्यू
इसको टॉपिक को और हमारी क्लासों को साथ साथ में पढ़ सकते हैं। तो देखो आपके पढ़ने का एक पैटर्न बन जाएगा। अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो उस पीडीएफ की प्रिंट निकालो, हमारी जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस को देखो और साथ में वो पीडीएफ लेके बैठो और उसके साथ साथ उसको आप कंटस्ट करते चलो। तो ये आपके एक पढ़ने का नया पैटर्न बन जाएगा। तो जो स्टडी 2.0 नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसमें कई सारे आपको क्वेश्चन, कई सारी पीडीएफ, हमारी कौन कौन सी क्लासें आने वाली है, कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।